यूपीएससी और अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, मैं पिछले 3 वर्षों से एक हज़ार घंटे एनसीईआरटी अलग अलग वर्षों में पढ़ाया और उसके बाद मुझे 3000 घंटे एनसीईआरटी को पढ़ाने के बाद जो अनुभव हुआ कि बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते तो हैं, लेकिन वो जब खुद नोट्स नहीं बना पाते हैं उसको पढ़ के, तो अंत में उनको वो बोझिल लगने लगता है। और जब वो बच्चे एनसीईआरटी से बाहर निकलते हैं तो फिर बाज़ार में जो बाजारू नोट्स और गाइड है उसके पीछे चले जाते हैं और वो उनके कैरियर को परेशान करता है या कई एक विद्यार्थी को तबाह कर देता है। इसलिए आपके लिए आज एक स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम लेकर हम आए हैं, जिसमें एनसीईआरटी से नोट्स कैसे आप बनाइएगा उस पर आपको मैं चर्चा करूंगा। ये वीडियो यूपीएससी, जीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या कोई भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अंत तक देखिएगा। आज मैं आपको अर्थशास्त्र में 9 से 12 के एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाइएगा, चैप्टर मैं आपको पूरा सीक्वेंस में कर दूंगा। अगर कोई एक चैप्टर 2 अलग अलग साल के किताब में है तो उसको मैं एक जगह कर दूंगा, जिससे कि आपको आसानी होगी कि आप उन 2 किताबों को पढ़ के उसका क्रक्स नोट्स के रूप में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम नहीं ज़्यादा बिगाड़ें, शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड 9th में ये जो पहला चैप्टर है स्टैंडर्ड 9th का, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये है पालमपुर की कहानी। तो पालमपुर की कहानी जो है ये पहला चैप्टर है जिसको कि आपको नोट्स बनाना है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये आपका अध्याय 1 होना चाहिए। लेकिन आप अपने नोट्स में, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि पालमपुर की कहानी में कुछ है नहीं, तो आप अपने नोट्स में चैप्टर का नाम रखिएगा संसाधन के रूप, फॉर्म ऑफ रिसोर्स। अब मैं आपको इसका नोट्स कैसे बनाएंगे एक दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा ये बताना चाह रहा हूं कि पूरे भारत में रजनीश सिंह तोमर एक अकेला शिक्षक है जो अकेले 1000 घंटा करके 3 बार पिछले 3 साल में एनसीईआरटी के सभी विषयों को कक्षा में पढ़ाया। तो मैं जो भी कहूँगा उसका एक अनुभव होगा और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा एक ऑनलाइन क्लास है, उसमें मैं अकेले कितने घंटे पढ़ाया हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि जो मेरा एनसीईआरटी कोर्स है वो विश्वास लर्निंग ऐप पर है, क्यूआर कोड है। यूपीएससी, जीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, मध्य प्रदेश, कोई परीक्षा की तैयारी करिए सबके लिए। देखिए उसमें क्या है। इतिहास सब्जेक्ट, अगर आप मेरे उस ऐप में जाएंगे और देखेंगे तो इतिहास सब्जेक्ट 6 से 12 तक का है। 215 वीडियो है उसमें 6 से लेके 12 तक में, और ये घंटा तो ज़्यादा है लेकिन मैं मिनिमम रखा हूं कि उसमें 225 घंटे हैं, क्योंकि कोई भी क्लास मेरा 1.25 या 1.5 घंटे से कम का नहीं। जब आप विश्वास लर्निंग ऐप पर जाएंगे और ये एनसीईआरटी कोर्स में देखेंगे तो दूसरा विषय भूगोल मिलेगा, वो 6 से 12 तक का है। 156 वीडियो है और 175 घंटे का क्लास है। ठीक उसी प्रकार जब आप राज्य व्यवस्था वाले सेक्शन में जाएंगे तो 6 से 12 तक का वीडियो है, 182 वीडियो है, 200 घंटे का क्लास है।
जब आप अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन में जाएंगे, एक ही कोर्स में सब है, तो वो 9 से 12 तक का आपको मिलेगा। 86 वीडियो है, 100 घंटे का क्लास है। जब आप कला एवं संस्कृति वाले सेक्शन में जाएंगे, जो किसी के एनसीईआरटी में नहीं है, वो 11-12 है, इसमें 29 वीडियो है, 35 घंटे का कला एवं संस्कृति का क्लास है। विज्ञान 6 से 12 तक है, 151 वीडियो है, इसमें 175 घंटे का क्लास है। और 7वां सेक्शन समाज शास्त्र 11 से 12, सोशियोलॉजी भी पूरा पढ़ा दिए हैं, 27 वीडियो है, 35 घंटे का क्लास है। तो अगर आप हमारे इस एनसीईआरटी कोर्स में विश्वास लर्निंग ऐप में जाएंगे, विश्वास लर्निंग ऐप इस क्यूआर कोड से, तो टोटल वीडियो होगा 846 और घंटे होंगे 945। 1000 प्लस घंटे तो जरूर होंगे, ये मैंने मिनिमम लिखा है। तो मेरा ये मानना है कि पूरे भारत में 1000 घंटे का एनसीईआरटी का कोर्स, और उसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, समाजशास्त्र सब कुछ हो, ये संभव नहीं है। बस एक ये चेंज है, ध्यान रखिएगा कि साइंस जो है वो 6 से 10 तक है। अब आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ें। देखिए, आपको लगेगा कि एनसीईआरटी में पालमपुर की कहानी में क्या है, तो मैं आपको जरा देखिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। अब सोचिए, इसका मतलब है कि जो लड़का एनसीईआरटी शुरू करता है, चाहे वो सेलेक्ट क्यों ना हो गया हो, वो इसको पढ़कर समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, और वो न्यू कमर को दिग्भ्रमित कर रहा है कि पालमपुर की कहानी में क्या मिलेगा। ये कह रहा है कि उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों को ये आपको बताना चाह रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, एक वो समझाया कि पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, कौन कौन सा चीज़ वहाँ हो सकता है, जैसे जबकि कुछ अन्य क्रिया है, जैसे विनिर्माण, डेयरी, परिवहन, ये सब है। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे, ये बच्चों के लिए है ना, तो एक परिचय होगा। तो एक पालमपुर गांव का यहाँ पर परिचय दिया आपको। फिर उस गांव में विभिन्न जाति के लोग रह रहे हैं, उसके बारे में परिचय दिया। फिर उसके बाद आपको बताएगा कि यहाँ नलकूप बिजली से चलते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी। आपको लगेगा करे इसका तो कोई मतलब नहीं है। फिर काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के उत्पादन के बारे में कुछ बताएगा। लेकिन जैसे ही आप एक पेज पढ़ करके आप यहाँ पहुँचेंगे, जिसका नाम होगा उत्पादन का संगठन, आप देखिए वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या जरूरी है। तो 4 चीज जरूरी है। देखिए क्या है। कुछ भी आप उत्पादन करिए, कितना अच्छा बता रहा है। सबसे पहले तो भूमि होना चाहिए, क्योंकि अगर भूमि ही नहीं होगा तो काम कहां से करिएगा। दूसरा क्या होना चाहिए? श्रम होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे लेबर ही नहीं होगा तो आप उत्पादन कैसे करिएगा। तीसरा देखिए, आपके पास भौतिक पूंजी होना चाहिए, तभी आप मशीन वगैरह कुछ भी जो है मंगा पाइएगा। और फिर ये मैं डेमो दे रहा हूं, मैं जो पढ़ाया हूं बहुत डिटेल से दोस्तों। और उसके बाद देखिए, ये जो कह रहा है कि भौतिक पूंजी होना चाहिए, तो भौतिक पूंजी में क्या क्या आता है। तो देखिए, भौतिक पूंजी में पहला आता है औजार, मशीन और भवन। फिर दूसरा आता है कच्चा माल और नगद मुद्रा। अब कच्चा माल और नगद पैसे को क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होता है? उत्पादन के दौरान जो समाप्त हो जाए उसको कार्यशील पूंजी कहते हैं। और चौथी जो आवश्यकता है वो है मानव पूंजी, आजकल इसको कहते हैं। ये आपको यहां पर बताया।
अब कह रहा है, देखिए उत्पादन का कारक किसको कहेंगे, तो एक उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, इन सब चीजों को हम उत्पादन का कारक कहेंगे, ये आपको बताया। अब जरा देखिए इस चैप्टर में मैं आगे बढ़ूं कि देखिए मैंने ये नोट्स बनवाया है। जब आप ये पूरा पढ़ लेंगे तो ये जो मैंने क्लास में नोट्स बनवाया है वही दिखा रहा हूं कि पहले हेडिंग दिलवाए हैं, उत्पादन क्रियाओं के लिए कुछ आवश्यक संसाधन, तब प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव और मुद्रा, ये 4 है। देखिए ऊपर दिया हुआ कितना इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए उत्पादन का संगठन क्या है, तो वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए पहला कारक है भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन। दूसरा है श्रम, तो कैसा श्रम, बौद्धिक श्रम, शारीरिक श्रम, तकनीकी श्रम। भौतिक पूंजी 2 प्रकार का, अस्थाई और कार्यशील, एक उत्पादन के बाद भी जो मशीन खरीदे वो बना रहेगा, और एक जो है उत्पादन के दौरान खत्म हो गया। और मानव पूंजी 2 है, ज्ञान और उद्यम। तो ये मिल करके वस्तु और सेवा के उत्पादन का कारक बनता है। देखिए ऐसे ही नोट्स बनवाए हैं। फिर भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है, तो जल, वन और खनिज। श्रम में क्या आता है, तो श्रम 3 प्रकार का है, शारीरिक, बौद्धिक और तकनीकी। भौतिक पूंजी क्या है, तो पूरा परिभाषा कि यह एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है, जो किसी व्यवसाय को उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए सामान और सेवाएं बनाने की अनुमति देता है। फिर देखिए यह 2 प्रकार का होता है, अस्थाई पूंजी, ए वह पूंजी जिसका उपयोग उत्पादन में कई वर्षों तक किया जाता है उसको हम अस्थाई पूंजी कहते हैं, जैसे जनरेटर, मशीन, कंप्यूटर। एकदम बेसिक से देखिए आपको पालमपुर की कहानी में कितनी बातें हैं। फिर कार्यशील पूंजी, तो वह पूंजी जो उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाता है, कार्यशील पूंजी, जैसे सूत या कपास। अब आइए दोस्तों, मानव पूंजी क्या है, तो स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ जो योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम का सहारा लिया जाता है उसको हम कहते हैं मानव पूंजी। तो ये फर्स्ट चैप्टर के 1 पेज में से इतना कंटेंट निकला है दोस्तों। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो हर पन्ना में कंटेंट। आप एक बार इसको पढ़ के देखिए जैसे मैं बता रहा हूं। अब आइए दूसरा चैप्टर बनाइए, संसाधन के रूप में लोग। ये स्टैंडर्ड 9 की बुक का अध्याय 2 है। इसके अंदर फिर मैं जैसे बताया हूं वैसे ही आप इसको बनाइए। फिर आपका तीसरा चैप्टर होना चाहिए विकास, डेवलपमेंट। 9th में से देखिए बीच में से निकल गए, दूसरे चैप्टर के बाद सीक्वेंस बता रहे हैं। स्टैंडर्ड 10 का अध्याय 1 लीजिए, वो बनाइए। उसके बाद बनाइए मुद्रा, साख एवं बैंकिंग, मनी, क्रेडिट एंड बैंकिंग। स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 12 दोनों में ये टॉपिक है। स्टैंडर्ड 10 का अध्याय 3 है और 12 का अध्याय 3 है। दोनों पढ़िए और दोनों मिला करके जो है आप नोट्स बनाइए। और हम तो कहेंगे कि पहले हमारा क्लास देखिए और दोनों पढ़ के नोट्स बनाइए। अब आइए, जब अगला चैप्टर बनाना हो तो यह है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। पहले हम थ्योरी बना लें, फिर इंडियन इकोनॉमी में आएंगे। स्टैंडर्ड 12 का अध्याय 2 फिर इसमें लीजिए। उसके बाद फिर अगला चैप्टर बनाइए आय और रोजगार का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। स्टैंडर्ड 12 का अध्याय 4 लीजिए। फिर दोस्तों राष्ट्रीय बजट एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी चैप्टर को लीजिए, जो स्टैंडर्ड 12 का अध्याय 5 है। फिर दोस्तों आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को लीजिए, स्टैंडर्ड 11 का अध्याय 8 है ये। फिर दोस्तों पर्यावरण और धारणीय विकास, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड 11 का अध्याय 9 लीजिए। देखिए दोस्तों, जब आप विश्वास लर्निंग ऐप में जाएंगे, यह है विश्वास लर्निंग ऐप,
तो आपके लिए ये QR कोड है, यही कोर्स है। NCERT कोर्स UPSC, GPSC, BPSC, RPSC, UPPSC, MPPSC और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रिकॉर्डेड ऑनलाइन बैच स्टैंडर्ड 6 to 12। तो आप इस कोर्स को एक बार देखिए और साथ में हम जैसे बता रहे हैं आप नोट्स बनाइए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। अब आइए दोस्तों, अब अगला चैप्टर बनेगा निर्धनता एक चुनौती। 2 स्टैंडर्ड में ये चैप्टर है, स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 11। स्टैंडर्ड 9 का अध्याय 3 और स्टैंडर्ड 10 का अध्याय 4 लीजिए, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। अब आइए दोस्तों, ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड 11 का अध्याय 6 पढ़िए और उसके आधार पर आप इसको नोट्स बनाइए। अगला चैप्टर बनाइए खाद्य सुरक्षा, स्टैंडर्ड 9 का अध्याय 3 में जाइए और उसको पढ़ करके अब फिर इसमें से आप एक नोट्स बनाइए। अब आइए खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक, स्टैंडर्ड 12th में जाइए और अध्याय 6 को पढ़ के उस पर से नोट्स बनाइए। अब आइए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अब हमारा इकोनॉमिक्स का थ्योरी हो गया, अब हम इंडियन इकोनॉमी में प्रवेश करेंगे। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी स्टैंडर्ड 12th का अध्याय 6 को जो है वो देखिए। फिर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टैंडर्ड 11th का अध्याय 1 देखिए। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, स्टैंडर्ड 11 में देखिए अध्याय 6। फिर अगला चैप्टर बनेगा आर्थिक सुधार 1991, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, स्टैंडर्ड 11 अध्याय 3। फिर आइए अगला चैप्टर बनाइए वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, स्टैंडर्ड 11 अध्याय 4। फिर अगला चैप्टर है भारत में मानव पूंजी, स्टैंडर्ड 11 उसका अध्याय 5। फिर आगे बढ़िए भारत और उसके पड़ोसी देश, स्टैंडर्ड 11 अध्याय 10। और दोस्तों जरा समझिएगा इस बात को कि आप अगर इसको चैप्टर वाइज देखिएगा तो मेरे हिसाब से टोटल 30 के आसपास मान लीजिए चैप्टर बनेगा। अगर एक चैप्टर में हमारा पेज में 8 भी पेज हो जाए तो 240 पेज का ये मैटर होता है हैंड रिटन, जबकि 8 पेज होगा ही नहीं, शुरू के जो हैं वो 4 पेज में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर 6 का भी एवरेज निकालिए तो 180 पेज आप जो है अपने हैंड रिटन, यानी 200 पेज का एक अगर आप स्पाइरल लेकर के लिखना शुरू करिएगा तो आपका इकोनॉमी वाला पार्ट एनसीईआरटी का 9th से 12th पूरा हो जाएगा। अब आइए दोस्तों मैं माइक्रो मैनेजमेंट करके बताता हूं। अगर हम 1 घंटे में 4 पेज लिखते हैं तो ये केवल और केवल 50 घंटे का काम है। और अगर हम खाली पर डे 2 घंटा इसको समय दे दें तो यानी 25 दिन में हम इकोनॉमी का मटेरियल तैयार कर जाएंगे। और ये रियल में कितना पेज होगा? 100। टाइपिंग मटेरियल के हिसाब से अपना 2 पेज, उसके 2 कॉलम में 1 पेज हो जाता है। आप सोचिए कि 100 पेज की अगर एकदम पतली हो जाए चारों एनसीईआरटी तो परीक्षा के समय में आपको कितनी आसानी होगी। तो ये हमारा एनसीईआरटी पर आपका आज फर्स्ट है। मैं इसके बाद आपके लिए ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री कैसे आप चैप्टराइज करिएगा, इस तरह से मैं आपके लिए आगे भी
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस इतना लेकर आऊँगा। और उसके बाद मैं आज एक घोषणा कर दूं कि जो बच्चे स्टैंडर्ड 12th का परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस 4 के बाद उनके लिए 15-20 दिनों का एक 12th के बुक का जो है हम आपको जो है YouTube पर पढ़ाएंगे टॉपिक, कुछ टॉपिक। तो आप देखना ना भूलिएगा, इंतज़ार करिए अगले वीडियो में। जय हिंद।